नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट इलेक्ट्रीशियन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि जिन्होंने पहली बार वीडियो देख रहा हो, प्लेलिस्ट में जाके देखिए और ज़्यादा वीडियो एमसीक्यूज़ की डाली हुई हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले आपको मिले। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, एक एचआरसी फ्यूज सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान करता है। एचआरसी फ्यूज का फुल फॉर्म क्या है, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है ना, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी ये किस लिए यूज किया जाता है, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है कि कोई भी लाइन होती है, तो अगर हम ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं 33 केवी में एचआरसी फ्यूज का यूज किया जाता है 33 केवी में। ठीक है ना, ये क्या करता है, शॉर्ट सर्किट के कारण जो हाई करंट उत्पन्न होती है उसके कारण ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लघु परिपथ के विरुद्ध। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो करंट का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस करंट के मान को कंट्रोल करने के लिए इस परिपथ ट्रांसमिशन लाइन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एचआरसी फ्यूज का यूज करते हैं। ठीक है ना, खुले परिपथ में कोई मतलब नहीं है, खुले परिपथ में कोई करंट ही प्रवाहित नहीं होगी तो कोई भी मतलब नहीं इसका। अतिभार ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम रिले का उपयोग करते हैं। कौन सा रिले, थर्मल रिले, थर्मल रिले। ठीक है ना, थर्मल रिले का यूज हम ओवरलोड सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसके लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इसका ए नंबर आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 11 केवी की लाइन में समानता ऊंचाई समानता होती है। ये एक प्रमाणित वैल्यू है, इसका मान होता है 6.096 मीटर। मतलब कि अगर ट्रांसमिशन लाइन ये जा रही है तो जो सबसे नीचे वाला कंडक्टर है ये वाला, उसकी ज़मीन से दूरी कितनी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, 6.096 मीटर ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा, ये आंसर होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, विद्युत कंपनियों का जनरेटिंग स्टेशन से उपभोक्ता, इसको ध्यान दीजिए, उपभोक्ता को विद्युत का अंतरण करते समय होने वाली हानियाँ किस शीर्ष में लेखांकित की जाती हैं। तो इसके लिए क्या होगा, अगर मान लीजिए सर्किट चालू है तो करंट हमारी प्रवाहित होगी, जब करंट प्रवाहित होगी तब उसमें लॉस होगा, जैसे कि आई स्क्वायर आर लॉस, पावर लॉस होगा। लोड पर हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा आई आर। ठीक है ना, तो ये किस पर प्रमाणित की जाती हैं, लेखांकित की जाती हैं, जब हमारा सर्किट क्या हो, लोड पर। अगर जब लोड पर नहीं होगा, जब लोड पर नहीं होगा तो उसमें कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी। जब कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी तो लॉसेस लगभग जीरो होगी। ठीक है ना, क्योंकि ये किसके लिए बोल रहा है, उपभोक्ता के लिए। अगर यही चीज़ ट्रांसमिशन में बोलता है तो इंडक्टर के द्वारा ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टर और ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस क्या करता है, आई स्क्वायर और लॉस करता है, ये क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है। ठीक है ना, आई आर। तो अगर नो लोड में तब भी उसमें वोल्टेज का ड्रॉप और पावर का लॉस होता है, लेकिन इसमें क्या बोल दिया, उपभोक्ता के लिए। तो उपभोक्ता के लिए क्या हो जाएगी, इसका आंसर चालू कंडीशन में, जब लोड लगा हो लाइन पे तभी होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, परिणामित, ये हिंदी वर्ड है ट्रांसफार्मर का। ठीक है ना, याद रखिएगा, आप हिंदी में ही आते हैं, जो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर आते हैं उसमें हिंदी इसी तरह की दी होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है, केवीए में, किलो किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर में होती है। ठीक है ना, और एक केवीए बराबर क्या होता है, किलोवाट अपॉन कॉस फाई। ये कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर, ये क्या है, सक्रिय शक्ति मतलब एक्टिव पावर, जो कि रजिस्टेंस द्वारा खपत की जाती है। तो परिणामित की यूनिट होती है केवीए में, ये क्या होती है, पावर फैक्टर सुधारने वाले कैपेसिटर की यूनिट होती है, इसको रिएक्टिव पावर भी बोलते हैं, केवीआर। किलोवाट क्या होती है, वास्तविक शक्ति, और ये शक्ति की यूनिट होती है। ठीक है ना, अगला इसका हमारा फोर्थ नंबर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर केवीए। ठीक है ना, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अंतर्निहित दिशात्मक गुण से युक्त
पारेषण लाइन की दूरी सुरक्षा रिले, पारेषण लाइन की दूरी सुरक्षा अंतर्निहित मतलब क्या है कि ये बोला, अंतर्निहित का मतलब होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन, लॉन्ग ट्रांसमिशन, ठीक है ना, याद रखिएगा, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा रिले यूज किया जाता है? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में महो रिले यूज किया जाता है, ठीक है ना। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में मीडियम में कौन सा यूज किया जाता है? इम्पीडेंस लिए, मीडियम में इम्पीडेंस रिले। प्रतिघात लिए किस में यूज किया जाता है? शॉर्ट में, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। अब देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या होगी? 20 किलोमीटर 80 किलोमीटर तक की लाइन, कितने केवी की? 20 केवी। मीडियम 100 किलोमीटर तक, और लॉन्ग ट्रांसमिशन 100 किलोमीटर से ज़्यादा, ठीक है ना। ये हो जाएगा लॉन्ग ट्रांसमिशन, ठीक है। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? महो रिले, बी नंबर, ठीक है। अगला हमारा फिर क्वेश्चन क्या कहता है? पिन प्रकार के इंसुलेटर से अधिक वोल्टा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो पिन इंसुलेटर होता है हमारा 33 केवी के लिए यूज किया जाता है। इससे ज़्यादा की अगर वोल्टेज के लिए हम यूज करेंगे तो भारी हो जाएगा, मतलब कि वो लीकेज हो सकता है, लीकेज, क्योंकि इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, पिन इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होती है वो 33 केवी के लिए ही बनाई जाती है। इसमें देखिए क्या दिया, 11 केवी। इसके लिए कौन सा होगा? साइकिल इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर हो जाएगा, ठीक है ना। 66 केवी में पिन भी यूज कर सकते हैं, और पिन में सस्पेंशन और स्ट्रेन भी यूज कर सकते हैं। इसमें भी सस्पेंशन और स्ट्रेन यूज कर सकते हैं। इसका हमारा क्या आंसर होगा? इसमें जो पूछा गया पिन इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर हमारा 33 केवी के लिए यूज किया जाता है। कहीं कहीं इसका आंसर 11 केवी दिया हुआ है पिन इंसुलेटर का, लेकिन पिन इंसुलेटर हमारा 11 केवी में यूज नहीं किया जाता है। पिन इंसुलेटर हमारे साथ 33 केवी में यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अतिरिक्त उच्च वोल्टा लाइन में शेडिंग कोड लगभग कितना होगा? शेडिंग कोड क्या होता है? जैसे हमारा ये ओवरहेड लाइन है, ठीक है ना, यहाँ से हमारा अर्थ कंडक्टर जा रहा है ओवर वाला, ये कितने का होता है? 5 ओम से ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ये गैल्वेनाइज स्टील का अर्थ वायर होता है, गैल्वेनाइज स्टील का अर्थ वायर होता है, ठीक है ना। इसका होता है 20 से 30 डिग्री। ये किससे उपयोग सुरक्षा प्रदान करता है? जो तड़ित के द्वारा लाइटनिंग, डायरेक्ट लाइटनिंग आती है, डायरेक्ट लाइटनिंग, उससे सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20 डिग्री, क्योंकि 20 से 30 होता है, अप्रॉक्सीमेट इसके मध्य ही रखा जाता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया 20, तो हम इसको किसको टिक करेंगे? 20 डिग्री को। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ओवरहेड लाइनों की स्थिति में अर्थ की उपस्थित, अर्थ का क्या कार्य है? प्रेरकत्व की कमी करना। प्रेरकत्व की कमी क्या है कि जब हमारा सर्ज होगा वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज में इंडक्टेंस है, इसमें रेजिस्टेंस का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। इंडक्टेंस होता है, तो इंडक्टेंस में क्या होगा? वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस के कारण, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस प्रेरकत्व की कमी के कारण हमारा क्या हो जाता है? ओवरहेड लाइनों की अर्थ की उपस्थिति को दर्शाया जाता है, ठीक है ना। अर्थ की उपस्थिति प्रेरकत्व की कमी को कर देता है। और एक चीज़ इसका ध्यान रखिए, इसका एक कारण और है कि जैसे हमारा ये ट्रांसमिशन लाइन बना, तो ये यहाँ से हमारा एक कंडक्टर जा रहा है, तो यहाँ से ये दूरी रखते हैं, क्यों? ये भी क्योंकि इन दोनों के बीच क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो ये क्या कर देगा? अपना स्वयं का एक ईएमएफ उत्पन्न करेगा, और ये अर्थ से दूर रखते हैं, ये अर्थ से पास रखते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये जो ईएमएफ बनता है तो डायरेक्ट ज़मीन पे चला जाए, ठीक है ना। इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा इसमें? प्रेरकत्व की कमी के कारण। कैपेसिटर में वृद्धि, दो कंडक्टर की लंबाई बढ़ा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा? शंट कैपेसिटर बनेगा, जिससे इससे बढ़ा देंगे तो इसमें क्या होगा? फेरांटी इफेक्ट इसी के कारण होता है कि नो लोड वोल्टेज से ज़्यादा होती है फुल लोड वोल्टेज, तो ये क्या होता है? इसी कारण होता है, ठीक है ना, संघाइत के कारण। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? एक सब स्टेशन में शॉर्ट सर्किट धारा स्तर को सीमित करने के निम्न में से कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? जैसे देखिए हमारी ये लाइन आ रही है 11 केवी की, अब ये क्या बोला है? सब स्टेशन पे, सब स्टेशन हमारा 11 से क्या करता है? सभी 33 से क्या करता है? 11 केवी, 11 केवी, ठीक है ना। फिर 11 केवी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को दे दी जाती है। तो इसमें क्या करता है? जैसे ये लाइन आ रही है तो इसके सीरीज में एक हम क्या करते हैं? कॉपर की कॉइल लगा देते हैं। ये क्या होती है? कॉपर के
मोटे कंडक्टर के कुछ टर्न होते हैं, इसको क्या कहते हैं हम? सीरीज रिएक्टर। तो इसके लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा? सीरीज रिएक्टर। मतलब कि शॉर्ट सर्किट हुआ तो उस करंट से हमारे जो हाई वोल्टेज की लाइन 33 kV की, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारा कौन सा यूज किया जाता है? सीरीज रिएक्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? किसी उपरिसर परिसर लाइन का फैलाव 260 मीटर, लाइन चालक का भार 0.6 किलोग्राम प्रति मीटर है, चालक का अधिकतम निर्धारित तनाव 1550 किलोग्राम, चालक का अधिकतम झोल क्या होगा? तो झोल के लिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं? सैग। ये फार्मूला हमारा झोल के लिए हमारा फार्मूला होता है WL/8T। L में क्या होता है? स्क्वायर होता है। देखिए L क्या है? लंबाई है कंडक्टर की, ठीक है ना। वेट है, कंडक्टर का भार है, ये तनाव है, ठीक है ना। ये आर तो वैल्यू ही है, हमको ये निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। वेट कितना दिया हुआ है? भार 0.65, तो 0.65 गुणे L कितना लंबाई? 260 इंटू 260 बटे 8 गुणते तनाव कितना दिया हुआ है? 1550। इसको अपने तरीके से सॉल्व करिएगा। जब ये कट जाता है तो इसका मान आता है 3.7 मीटर, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा 3.7। इसको अपने तरीके से सॉल्व करिएगा, आंसर का मिलान जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? यदि 50 किलोमीटर लंबे चालक का लीकेज प्रतिरोध 1 मेगा ओम है तो 100 किलोमीटर लंबे चालक के लिए क्या होगा? देखिए जो लीकेज रेजिस्टेंस होता है तो रो बराबर 1/R होता है, ठीक है ना। केबल का पूछा है। तो 50 किलोमीटर के लिए कितना दिया हुआ है? 1 मिली ओम, ठीक है। तो 100 किलोमीटर के लिए क्या होगा? ये घट जाए क्योंकि लंबाई बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? घटता है। ये होता है फार्मूला आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/L। ये रेजिस्टेंस का फार्मूला नहीं लगेगा इसमें, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का। लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। इसको सॉल्व करिएगा आप, इसका आंसर आता है 0.5 मेगा ओम। मैंने सॉल्व किया था, 0.5 मेगा ओम आता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 12 नंबर। अति उच्च वोल्टापारेशन लाइन में बंडल चालकों का प्रयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? बंडल चालक क्या कहलाते हैं? जैसे ये है, फिर ये है, फिर ये, इन सभी को आपस में जोड़कर जब एक कंडक्टर निकाला जाता है, दो या दो से अधिक कंडक्टरों को जोड़कर अगर एक कंडक्टर निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? बंडल कंडक्टर कहते हैं। बंडल कंडक्टर का कार्य क्या है? पारेशन लाइन में हानियों को कम करना, ठीक है, लॉसेस कम हो जाती हैं। कोरोना हानि को कम करना, कोरोना भी कम हो जाता है। कैरियर संचरण में सहायता प्रदान करना, ये नहीं करता है। जितनी आप वोल्टेज देंगे उतना ही जाएगा, ठीक है ना। उससे ज़्यादा वोल्टेज जितने के लिए बंडल कंडक्टर बनाया जाता है, अधिकतर 220 केवी के लिए ही बंडल कंडक्टर का यूज किया जाता है, ज़्यादा के लिए। इससे कम के लिए बंडल कंडक्टर का यूज नहीं किया जाता क्योंकि इसमें लॉसेस कम होती हैं। बंडल कंडक्टर का यूज कर लेंगे तो हमारा रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, वोल्टेज कम प्रसारित करनी है। इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी और सी। पारेशन लाइन में हानियाँ कम हो जाएंगी लॉन्ग ट्रांसमिशन में, अति उच्च वोल्टेज, ठीक है ना, अति उच्च वोल्टेज की बात कर रहा है। और कोरोना कम हो जाएगा, कोरोना को कम करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी और सी दोनों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संचरण लाइनों में खोखले चालक का प्रयोग क्यों किया जाता है? खोखले चालक, बंडल कंडक्टर और खोखले चालक एक ही हैं। खोखले चालक में क्या होता है? अंदर खोखला होता है और बाहर से ये। तो इसमें खोखले को एक है सॉलिड कंडक्टर, एक है लचीला कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर में कोरोना कम होता है लेकिन सॉलिड में जो लचीला होता है उसमें ज़्यादा। तो सॉलिड कंडक्टर का यूज क्यों करते हैं? कोरोना हानि को कम करने के लिए, ठीक है। सॉलिड कंडक्टर का यूज करते हैं कोरोना हानि को कम करने के लिए। और अगर सॉलिड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है, याद रखिएगा, स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है सॉलिड कंडक्टर में। इसमें क्या होगा? 13 का ए नंबर, सॉलिड कंडक्टर को कोरोना हानि को कम करने के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? यदि एक लाइन का प्रेरकत्व बढ़ा दिया जाए तो पारेषण क्षमता क्या होगी? प्रेरकत्व बढ़ेगा, एक्सेल बढ़ेगा अगर, तो आई एक्सेल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। तो जहाँ से हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ट्रांसमिट वोल्टेज से
रिसीविंग वोल्टेज पर। यहाँ पे जब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा तो रिसीविंग में कम वोल्टेज हमको प्राप्त होगा। तो मतलब कि प्रेरकत्व तो बढ़ाएंगे तो एक्सेल बढ़ेगा, एक्सेल बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा, बी ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। जब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसकी क्या हो जाएगी, क्षमता घट जाएगी। ठीक है ना। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी प्रकार प्रेरकत्व बढ़ाते हैं तो आई एक्सेल बढ़ता है। जब आई एक्सेल बढ़ेगा तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, जिससे क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगला क्या है, शक्ति पारेषण के लिए द्विलाइन का प्रयोग सहायक होता है। शक्ति क्षमता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, शक्ति क्षमता बढ़ा जाएगी। अगर दो कंडक्टर साथ में जा रहे हैं तो शक्ति क्षमता बढ़ जाएगी। शक्ति क्षमता कम करने के लिए इसके लिए नहीं। स्थायित्व को बढ़ाने के लिए अगर क्या होता है, एक में फॉल्ट आ गया तो दूसरे से हम सप्लाई पूरी तरह देते रहेंगे, इसलिए स्थायित्व भी बढ़ जाता है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति क्षमता बढ़ेगी, स्थायित्व बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अगला हमारा क्या होता है, हाउस वायरिंग में किसी उपकरण को ऑन करने पर वोल्टेज ड्रॉप किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या है, 3% से ज़्यादा है, नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 230 वोल्ट सप्लाई जा रही है तो इसका 3% निकालिए भागे 100 तो कितना आता है, 23, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 भागे 10, 6.9। तो कितना नहीं होना चाहिए, 230 में 6.9 घटाएंगे कितना आएगा, तो 224 पॉइंट 3 घट जाएगा इधर, बचेगा 6 कटेगा तो 4, 14 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है ना। तो ना तो इससे कम होनी चाहिए, ना तो 236.9 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये किस में होता है, हमारे हाउस वायरिंग में। हाउस वायरिंग में ये होगा। ये 5% किस में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में। 12% क्या होता है, ट्रांसमिशन में, है ना। 12.5% कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1% किसी में नहीं होता है। एक और होता है इसमें फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी है तो उसमें क्या होगा, ±3% से ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। हाउस वायरिंग की बात की हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विद्युत केबल में आग का मुख्य कारण क्या है। आग का मुख्य कारण ओवरलोड। जब ओवरलोड होगा तो करंट ज़्यादा प्रवाहित होगी, करंट जब ज़्यादा प्रवाहित होगी तो हीट उत्पन्न होगी। ढीला संयोजन से स्पार्किंग उत्पन्न होगी। ठीक है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है। फ्यूज रेटिंग, देखिए अगर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, अगर उसमें हमने 10 एम्पियर की फ्यूज रेटिंग लगा दिया तो 5 एम्पियर से ज़्यादा 6, 7, 8, 9 इसमें तो फ्यूज नहीं उड़ेगा। जब फ्यूज नहीं ओपन होगा तब भी हमारा आग लग सकती है, क्योंकि धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी। तो इसलिए इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा। ठीक है, इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइनों में लगे वात्या परिपथ वियोजक के साथ विलगकारी का प्रयोग श्रृंखला में क्यों किया जाता है। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, विलयकारी का प्रयोग करने से सर्किट ब्रेकर की कार्यविधि बढ़ जाती है। विलयकारी का मतलब क्या होता है, परिपथ वियोजन मतलब सर्किट ब्रेकर, विलयकारी आइसोलेटर। तो क्या होगा, इसका यूज करने से हमारा क्या हो जाता है, विलयकारी का प्रयोग करने से सर्किट ब्रेकर की कार्य में वृद्धि हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, EHW एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पारेषण लाइन विद्युत रोधक शक्ति मुख्यतः नियंत्रित होती है। मतलब कि वोल्टेज सर्ज जो होता है हमारा किसके द्वारा नियंत्रित होता है, स्विचिंग ओवर वोल्टेज। मतलब इसका क्या है कि यहाँ से एक हम वेरिस्टर लगाते हैं और इसको ग्राउंड कर देते हैं। जब हाई वोल्टेज आती है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है, जिससे तुरंत हाई वोल्टेज ग्राउंड हो जाता है तो हमारा इंसुलेशन सुरक्षित हो जाता है। विद्युत रोधक शक्ति मुख्यतः नियंत्रित की जाती है स्विचिंग ओवर वोल्टेज से। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्या है, स्विचिंग ओवर वोल्टेज मतलब कि स्विचिंग ओवर वोल्टेज मतलब होता है, स्विचिंग ओवर वोल्टेज मतलब होता है कि जो हमारी लाइटनिंग मतलब बिजली के कड़कने जो हाई वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है उससे सुरक्षा प्रदान करना, तो स्विचिंग ओवर वोल्टेज वो कहलाता है। विद्युत रोधक लाइटनिंग अरेस्टर इसी को कहते हैं, विद्युत रोधक शक्ति को, या कि इंसुलेटर या कि लाइटनिंग अरेस्टर, किससे, स्विचिंग ओवर वोल्टेज द्वारा सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्ण लचीले
केबल को मजबूत बनाने के लिए किससे ढका जाता है? जो हमारा केबल होता है उसमें 8 पार्ट होते हैं। जो सबसे लास्ट पार्ट होता है वो होता है सर्विंग और आर्मर। सर्विंग क्या होता है? जूट या हेसन टेप का बना होता है जिससे कि जो आर्मर है उस पे जंग ना लगे। और आर्मर क्या होता है? जैसे केबल ज़मीन के नीचे बिछा दी गई तो धक्का लगता है जिससे कि केबल डैमेज ना हो, तो आर्मर का उपयोग किया जाता है। आर्मर किसका बना होता है? आयरन की पट्टी का। ये भी सही है। कवच, इसे कवच भी कहते हैं। आर्मर को कवच कहते हैं। ये आयरन की पट्टी का बना होता है। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है ना? तो ये आर्मर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? केबल द्वारा विद्युत वितरण आमतौर से कितनी लंबी लाइन के लिए उपयोग किया जाता है? केबल, जो जमीन के अंदर जो केबल लगाई जाती है वो कितनी लंबाई दूरी तक ट्रांसमिट की जा सकती है? तो इसका मान होता है 35 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक। इससे ज़्यादा यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब लंबाई बढ़ाएंगे तो केबल के इंसुलेशन का रेजिस्टेंस घट जाएगा, क्योंकि लंबाई की व्युत्क्रमानुपाती है। लंबाई बढ़ाएंगे तो केबल के इंसुलेशन का रेजिस्टेंस घट जाएगा, जिससे इंसुलेशन हमारा, ये जो ऊपर इंसुलेशन लगा है वो पंचर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा इसका? 50 किलोमीटर से कम की लाइन पर। ठीक है? किसी बुक में 50 किलोमीटर से अधिक दिया हो, लेकिन ये गलत है। यही सही 50 किलोमीटर से कम की लाइन पर। वैसे एक्चुअल वैल्यू होती है 35 से 40 किलोमीटर। संचरण लाइनों का सर्ज इम्पीडेंस लगभग कितना है? ये प्रमाणित वैल्यू, इसका मान होता है 500 ओम। सर्ज इम्पीडेंस जेड से दर्शाते हैं। ठीक है ना? इसका मान कितना होता है? 500 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ISI संस्कृत के अनुसार एक सब स्टेशन परिपथ में लाइन, फैन, सॉकेट, आउटलेट पॉइंट में अधिकतम कितनी संख्या होती है? ये केवल घुमाने के लिए सब स्टेशन लिखा हुआ है। ये डायरेक्ट बोल रहा है घरों में जो सब स्टेशन की हम वैल्यू को बात करते हैं। तो ये जो सब स्टेशन बना हुआ है घर, ठीक है, इसमें जो लाइट फैन है, लाइट भी लगा है और फैन भी लगा है, तो इसमें फैन में आउटलेट सॉकेट कितने होने चाहिए? तो ये कितना होता है? लाइट और फैन के लिए अधिकतम वाट 800 वाट और पॉइंट होते हैं 10 पॉइंट। और पावर की अगर बात करें तो 3 किलोवाट और पॉइंट होते हैं 2। तो इसमें लाइट और फैन के लिए बोला गया है, तो लाइट और फैन के लिए क्या होगा? 10। ठीक है? अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? 3 फेज 4 वायर प्रणाली में अर्थ या न्यूट्रल तार का रंग क्या होता है? 3 फेज 4 वायर प्रणाली में तो आर बाई बी न्यूट्रल। तो ये फेज हो गया रेड, ये हो गया येलो, ये हो गया ब्लू, बचा क्या? न्यूट्रल। न्यूट्रल हमेशा कितने होता है? 3 फेज 4 वायर में ब्लैक कलर का होता है। BLACK, ब्लैक कलर का होता है। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? काला रंग का। न्यूट्रल हमेशा हमारा किस में होता है? काले रंग का। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर किस में प्रयोग किया जाता है? सस्पेंशन टाइप में क्या होता है कि ये डिस्क का एक भाग है। डिस्क का एक भाग है। डिस्क में कितने प्रकार के इंसुलेटर होते हैं? 2 प्रकार के, एक सस्पेंशन टाइप, एक होता है स्ट्रेन टाइप। सस्पेंशन टाइप और स्ट्रेन टाइप। स्ट्रेन टाइप का यूज किया जाता है जैसे लाइन यहाँ से आ रही, यहाँ पे अंत है, तो यहाँ पे हम स्ट्रेन का यूज करेंगे। सस्पेंशन टाइप का यूज यहाँ पे किया जाता है नॉर्मल, जैसे ये है हमारा, ये लाइन जा रही है तो यहाँ से इससे टावर से इंसुलेट करने के लिए हम सस्पेंशन टाइप की यूज करते हैं। ये किस में यूज की जाती है? हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज दोनों में यूज की जाती है। तो इसका आंसर हमारा सी होगा। और इसकी प्रत्येक डिस्क कितने की बनाई जाती है? 11 kV। ये 11 kV वैल्यू से होता है 13.2 kV। आदमी क्या करता है? डायरेक्ट लिख देता है 11 kV, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 13.2 kV एक डिस्क के लिए। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा? ए और सी। चलिए दोस्तों, ये मोस्ट 25 क्वेश्चन थे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको मिले। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।